मेरे प्यारे दोस्तों, और आज हम फिर नए चैप्टर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ख़ास तौर से बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, साथ ही साथ जो नीट में या जेईई में बैठ रहे हैं कंपटीशन में, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उस चैप्टर को समझें और समझने के बाद आप उसके न्यूमेरिकल कर सकें। और लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो आप पढ़ते हैं चैप्टर्स वो समझ में आना चाहिए। अब देखिए, जैसे कैपेसिटर चैप्टर है, इसको आप स्कूल में भी पढ़ते होंगे, कॉलेज में भी पढ़ते होंगे, लेकिन वो समझ में नहीं आता होगा। तो हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे इस वीडियो में कि आप खुद इस चैप्टर को अपने आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। और जब दूसरे को आप पढ़ाने की क्षमता रखेंगे तो देखिए, आप खुद ही मास्टर उस चैप्टर के हो जाएंगे। तो सबसे पहले उस चैप्टर की अच्छी जानकारी, उसकी बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, और साथ ही साथ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी चैप्टर पढ़िए या हमारा वीडियो देखिए तो उसको पूरा देखिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब किसी भी वीडियो में हम हर वर्ड, हर सेंटेंस, हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर आप बीच में ही थोड़ा सा 1 या 2 मिनट सुन करके उसको छोड़ देंगे तो इसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, और फिर हम नया वीडियो जब लाएंगे तो उसमें आपके कमेंट को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या उसमें कमियां थी या क्या अच्छाइयाँ थी। उसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो आप पूरा वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, कैपेसिटर होता क्या है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, कैपेसिटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल किसी न किसी कंपटीशन, चाहे बोर्ड में आपके क्वेश्चन इसके आते हैं। तो कैपेसिटर है क्या चीज़, इसके बारे में हम बताएं। कैपेसिटर, जैसा कि इसका नाम है, कैपेसिटर जो है एक तरह से चार्ज इकट्ठा करने का एक माध्यम है कि चार्ज कैसे उसमें इकट्ठा हो। और वो चार्ज जो है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी कंटेनर होता, उसमें कुछ रखते हैं, उसी तरह से कैपेसिटर जो है चार्ज रखने का एक तरह से बर्तन समझ लीजिए, एक तरह से पॉट है जिसमें कि चार्ज को इकट्ठा किया जा सकता है। और इसके लिए क्या करना होगा, ये आपको देखना होगा। तो देखिए, कभी भी जब नया चैप्टर आप शुरू करते हैं तो उसकी बेसिक चीज़ें आप जानिए। कैपेसिटर शब्द क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, ये उसकी कैपेसिटी डिफाइन करती है कि कैपेसिटर को सबसे पहले तो हम एकदम पैरेलल लाइन से इसे दिखाएंगे। ये पैरेलल लाइन हो गई। अब इसमें एक तो पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा जो है प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से आपको इसमें अगर हम क्यू चार्ज देंगे तो इसकी कैपेसिटी के अनुसार ये चार्ज इस पर इकट्ठा होंगे, इस पर चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। तो मान लीजिए जब आप क्यू चार्ज किसी को देते हैं तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, उसका विभव बढ़ेगा, तो उस प्लेट का पहले विभव बढ़ेगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, क्योंकि Q जो है चार्ज उसको दिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आप किसी भी कैपेसिटर को Q चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल, उसका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जब विभव बढ़ेगा तो निश्चित रूप से विभव उसी अनुसार से बढ़ेगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी चार्ज रखने की। तो देयरफॉर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसको कांस्टेंट लगा दीजिए, C एंड V। C इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। अब यही देखिए, C जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब इस C को, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको हमें डिफाइन करना है। तो देखिए, इसमें क्या करना है, C Q इज इक्वल टू C V। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन
वी। तो अगर हम 1 कूलम आवेश किसी भी चार्ज कंडक्टर को देते हैं, किसी भी कंडक्टर को देते हैं, और तो उसका 1 वोल्ट अगर उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है तो वो हो जाएगा 1 फैरेड। 1 फैरेड, फैरेड मतलब कि इसकी यूनिट है, कैपेसिटर की यूनिट है। तो देयरफॉर वेयर सी इज ए कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। ये ध्यान दीजिए, सी इज ए कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप। ये साइज होगा इसकी, और इसका क्या शेप है, इसका क्या आकार है, इस पर डिपेंड करता है उस कंडक्टर की कैपेसिटी। तो ये बात ध्यान रखिए, व्हाट इज द कैपेसिटर एंड व्हाट इज रिलेटेड विद दिस। तो देयरफॉर सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि क्यों किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यू इज इक्वल टू करेंगे तो कांस्टेंट सी लगाएंगे एंड वी। तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, where q is a charge given to the conductor, q is a charge given to the conductor and v is the potential of the conductor। तो इस तरह से c is a constant quantity and depending upon the size and shape। दो बात ध्यान दीजिए, साइज, एक तो साइज इसकी क्या होगी और दूसरा जो होगा शेप मतलब उसकी आकार और साइज क्या होगी, ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया। सी ने, अब सी को कहते क्या है, ये कैपेसिटेंस है। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सी इज ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी। तो इसका जो फार्मूला होगा या इसकी जो डिफिनीशन होगी वो क्या कहलाएगी, देखिए इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। इसकी डिफिनीशन ये लिखेंगे कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द राइज इन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टेंस। तो सी इज द रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइड टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। तो रेशियो ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल, इन दोनों का अनुपात है, आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इज इक्वल टू फैरेड एंड 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपान 1 वोल्ट, 1 कूलम बाई 1 वोल्टेज। कूलम जो है आवेश का चार्ज है और वोल्ट जो है उसकी विभव की यूनिट है। तो इस तरह से 1 फैरेड आपको डिफाइन कर देना होगा। अब देखिए एक बात और भी ध्यान रखिए कि जब आप फैरेड को डिफाइन करते हैं तो फैरेड ही केवल एक यूनिट नहीं, क्योंकि ये दिस इज अ वेरी लार्ज यूनिट। फैरेड इज ए टू लार्ज यूनिट। 1 फैरेड स्फेरिकल कंडक्टर मस्ट हैव ए रेडियस ऑफ 9 × 10⁹। अब इस बात को ध्यान रखिए, 9 × 10⁹, मतलब अगर 1 फैरेड किसी भी कैपेसिटी की कैपेसिटेंस है, इसका मतलब उसकी उस स्फेरिकल चार्ज की उसकी इतनी त्रिज्या होगी, उसकी रेडियस होगी। तो याद रखिए फैरेड इज ए वेरी लार्ज यूनिट of the capacitance। तो therefore 1 farad, if a charge of 1 coulomb raises the potential of the conductor, and 1 farad spherical conductor must have the radius 9 × 10⁹। तो 9 × 10⁹ मीटर की अगर हम रेडियस किसी स्फेरिकल चार्ज की रखते हैं तब उसको हम 1 फैरेड उसकी कैपेसिटी होगी। तो ये असंभव है, इसीलिए इसको छोटे छोटे यूनिट में बांटा गया। तो देखिए छोटे छोटे यूनिट क्या होते हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या होता है। देखिए 1 माइक्रोफैरेड, देखिए 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड। आल्सो 1 नैनोफैरेड is equal to 10⁻⁹ farad, and 1 picofarad this is equal to 10⁻⁻12 farad। तो ये छोटी छोटी इसकी यूनिट है, इसकी जो है यूनिट है। तो therefore स्मॉलर यूनिट ऑफ द फैरेड इज माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड एंड पिकोफैरेड। तो
जो फैरेड की छोटी से छोटी इकाइयाँ जो होंगी वो 3 होगी। 1 माइक्रो फैरेड हो सकता है, नैनो फैरेड हो सकता है और पिको फैरेड हो जाता है। तो देयरफॉर 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10 to the power -6 फैरेड, 1 नैनो फैरेड इज इक्वल टू 10 to the power -9 फैरेड एंड 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10 to the power 12 फैरेड। तो देखिए ये 3 इसकी इकाई हो गई। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले चीज़ आपको हम यही चीज़ बताते हैं कि किसी भी वीडियो को आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए फिर से हम आपको इसके रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा सा आपको फिर से समझा देते हैं। जब कोई भी कैपेसिटर का शब्द आता है, कैपेसिटेंस आता है, तो उसमें आपको चार्ज देना होगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब भी किसी भी कंडक्टर को व्हेन वी गिवन चार्ज टू ए कंडक्टर देन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो देयरफॉर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। आल्सो द Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज, इज द रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल। तो ये रेशियो अनुपात है। कैपेसिटेंस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। यह जो है साइज और शेप पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। और ये रेशियो है किसकी किसकी, चार्ज की और पोटेंशियल की। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है फैरेड, इसकी यूनिट फैरेड होती है। लेकिन ये यूनिट बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि 1 फैरेड चार्ज देने के लिए आपको स्फेरिकल कंडक्टर में उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 9 × 10⁹ मीटर होनी चाहिए, जो कि असंभव सी चीज़ है। इतने लंबे स्फेरिकल कंडक्टर को आप ले नहीं सकेंगे, इसीलिए इसको छोटे छोटे यूनिट में बांटा गया। कौन कौन से छोटे छोटे यूनिट है, पहला तो है 1 माइक्रो फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड। Also 1 nanofarad, 1 nanofarad is equal to 10⁻⁻9 farad, and last 1 picofarad is equal to 10⁻⁻12 farad. So these are the smaller unit of a capacitance. अब देखिए ये तो यूनिट हो गए, इसके छोटे छोटे जो हैं इसके क्या हो गए, स्मॉलर यूनिट्स हो गए। अब हम आपको इसका डायमेंशन बताएंगे। व्हाट इज़ द डायमेंशन, मतलब कि इसकी बीमीय सूत्र, जो कि हिंदी मीडियम के बच्चे जानते होंगे, इट इज़ इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, इसको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए इसको भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि फैरेड को फैरेड एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, कूलाम बाई वोल्ट। और कूलाम बाई वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कूलाम को तो C लिखेंगे, वोल्ट को जो हम क्या लिख सकते हैं, जूल बाई कूलाम। तो कूलाम तो दिस इज इक्वल टू कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाई जूल। तो जूल क्या है, क्योंकि V इज इक्वल टू W/Q होता है। आप ध्यान दीजिए, दिस इज V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो W इज द वर्क और Q इज द चार्ज। तो W जूल में लिखेंगे और Q जो है चार्ज कूलाम में लिखेंगे। तो ये इसका तो दूसरी यूनिट हो गई। देखिए किसी भी क्वेश्चन में लिए ये दूसरी इसकी यूनिट हो गई। तो फैरेड इज इक्वल टू कूलाम स्क्वायर बाई जूल हो गया। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला आप जब निकालेंगे, पूरा हल करेंगे, तो इसका लास्ट में जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आ जाएगा इसके। देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला ये आ जाएगा, m टू द पावर -1 L टू द पावर -2 T टू द पावर 4 एंड -4 और A टू द A स्क्वायर। अब देखिए इसको आपको हम एक तरह से वर्क में दे रहे हैं, काम आपको दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो है जो फार्मूला उसके आधार पर ये चीज़ आप निकाल के देख लीजिए। ये वैल्यू इसकी आती है, इसके डायमेंशन क्या हो जाएगा, -1 -2 4 और 2 हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए, ये तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा, लेकिन इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो इसके ऊपर पावर है -1 -2 4 एंड 2, तो इसके ये डायमेंशन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको डायमेंशनल फार्मूला याद रखना पड़ेगा।
एक नंबर के क्वेश्चन हैं तो उसके लिए आपको ये डायरेक्ट याद रहेगा, तो आप लिख देंगे, आपको समय बच जाएगा। तो देखिए, एक नंबर के क्वेश्चन में अगर आता है तो आपको पूरा डिराइव नहीं करना है, उसमें तुरंत आपको याद रखना चाहिए m टू द पावर -1, l टू द पावर -2, t टू द पावर 4 एंड a टू द पावर 2। ये आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। चलिए, अब हम आपको आशा करते हैं कि कैपेसिटेंस के बारे में आपको पूरा पता हो गया। तो डिफिनीशन हम आपको बता दिए, उसके यूनिट बता दिए, छोटी छोटी यूनिट क्या होती है उसको बता दिए, और डायमेंशनल फार्मूला भी बता दिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेशन आता है, देखिए, व्हाट कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इसके बारे में बताते जा रहे हैं। तो हेडिंग क्या है इसकी? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल, जो अभी हमने बताया था, स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखिए, पहले तो आप स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में जान लीजिए। स्फेरिकल कंडक्टर का क्या, कितने बच्चे ये भी जानते ही नहीं कि स्फेरिकल, देखिए स्फेरिकल कंडक्टर इस तरह से होता है, एकदम स्फीयर होगा, ये है। अब इसको अगर हम कोई चार्ज देंगे, इसको अगर हम चार्ज देते हैं तो इसके चार्ज जो है अंदर नहीं जाएगा, इसके सतह पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज इसके सतह पर हो जाएगा, तो ये स्फेरिकल कंडक्टर कहलाएगा। तो देखिए, सपोज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब किसी से कनेक्ट ना हो। आज सपोज दैट ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर आप रेडियस ए, इसकी रेडियस क्या है, मान लीजिए ए है, इज प्लेस्ड इन ए वैक्यूम मतलब हवा नहीं है, उस वैक्यूम में रखा गया, और इसको हम क्यू चार्ज देते हैं। अब हम क्यू चार्ज इसको दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसका तो एक छोटा सा हम यहाँ ये बना दे रहे हैं आपको। देखिए, ऐसे आपके बुक में होगा, उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, और हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा तो एकदम अच्छी तरह से आप इसको डिराइव भी कर लेंगे। तो देखिए, इस स्फेरिकल कंडक्टर को विच इज आइसोलेटेड, मतलब किसी और से कनेक्टेड नहीं है, इसको हम क्यू चार्ज देते हैं, प्लस क्यू चार्ज दे दें, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कैपिटल Q अपान A हो जाएगा, जहाँ A Q क्या है? चार्ज है, और A क्या है? इसकी रेडियस है। और फार्मूला C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/V होता है। तो इसमें रख दीजिए, इस फार्मूले में V की वैल्यू रख दीजिए। तो V की जो वैल्यू रख देंगे तो Q क्या हो जाएगा? कैंसिल, Q डिवाइड बाई यहाँ पे Q 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो Q 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये आपको इसमें से Q कैंसिल हो जाएगा। जब आप Q कैंसिल हो जाएगा तो इसमें सीधे ये फार्मूला आपको आ जाएगा। इसका फार्मूला जो आ जाएगा ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 A, वेयर A इज द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो ये कांस्टेंट ही होता है। आप जानते ही हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ होती है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ये सब याद रहेगा, या आप दिया भी रहेगा, आप याद करिए या न करिए, लेकिन ये सब दिया रहेगा। तो C जो है स्फेरिकल कंडक्टर का जो फार्मूला आएगा कैपेसिटेंस का, दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 A फैरेड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फैरेड हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका जो है वो फार्मूला निकाल सकते हैं। तो फिर से हम आपको एक बार और समझा दे रहे हैं कि कैसे इसका स्फेरिकल कंडक्टर का हम कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला निकालेंगे। तो देखिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, एक आप फिगर बना लीजिए, इसको प्लस क्यू चार्ज दे दीजिए, और इस पर लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए, हर एक लाइन्स ऑफ फोर्स होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अब उसका फार्मूला, जब आप क्यू चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q/A। A इसकी क्या है? रेडियस है। और इसको C इज इक्वल टू Q/V में रख दीजिए। इसमें जो है V की वैल्यू रख दीजिए, और ये जो कैपिटल Q है तो इसमें Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? आपको सीधे फार्मूला आ जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 A आ जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या हुआ?
किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर को जो कि आइसोलेटेड है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, उसका जो कैपेसिटेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगी। अगर हम उसकी रेडियस बढ़ाते हैं, अब ए की जगह आप आर भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर लिख सकते हैं, कैपिटल आर, जो चाहिए वो लिख दीजिए। तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी जो होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो रेडियस पर डिपेंड करेगी। अगर उसका रेडियस बड़ा है, वो बड़े साइज का है, तो उसका जो होगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो फिर अभी हम आपको बताए थे शेप एंड साइज, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन दी शेप एंड साइज। तो शेप और साइज दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसकी अगर रेडियस बड़ी हो जाएगी स्फेरिकल कंडक्टर की, तो आपको निश्चित रूप से उसकी कैपेसिटी भी बड़ी होगी। अगर रेडियस छोटी हो गई तो उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसके फार्मूले के आधार पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि व्हाट इज द एप्सिलॉन जीरो। तो देखिए इसी फार्मूले से हम आपको निकाल देंगे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो ए। इसी फार्मूले से आपको इसकी वैल्यू निकालते, इससे देखिए एप्सिलॉन जीरो की डिफिनीशन निकल जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू C अपॉन 4 पाई ए। तो इस तरह से जो एप्सिलॉन जीरो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हो जाएगी फैरेड बाई मीटर्स, क्योंकि इसमें 4 पाई कांस्टेंट हो गया और इसकी वैल्यू ए की जो यूनिट होगी वो मीटर होगी। तो फैरेड बाई मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आएंगे। देखिए एक तो इस फार्मूले को याद रखिए, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो ए, और दूसरी चीज इसी फार्मूले से आप एप्सिलॉन जीरो की डिफिनीशन या यूनिट या डायमेंशन सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फैरेड बाई मीटर हो जाएगी, क्योंकि 4 पाई इसमें क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो फिर से आप समझ लीजिए, चूंकि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो ए है। अब इसमें C इज, देखिए C, इससे एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू आ जाएगी C अपॉन 4 पाई ए। इसमें 4 पाई ए जो है वो कांस्टेंट है, और C की यूनिट क्या हो जाएगी, फैरेड, आप जानते ही हैं, और त्रिज्या की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो इस तरह से फैरेड बाई मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। एप्सिलॉन जीरो को कहते क्या है, एप्सिलॉन जीरो को परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी मतलब कि ये निर्वात के लिए है, क्योंकि अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी स्फीयर को हम निर्वात में रख रहे हैं जहाँ की हवा नहीं है, तब ये फार्मूला लागू होगा। ध्यान रखिए, अगर ये फार्मूला तभी लागू होगा जब ये स्फीयर जो है, गोले का स्फीयर जो है, वो निर्वात में रखा हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से आप एप्सिलॉन जीरो की यूनिट निकाल सकते हैं और इसकी डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका देखिए हम एक हिंट आपको दे दे रहे हैं, डायमेंशन आप खुद निकाल लीजिएगा। देखिए इसकी आ जाएगी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 m⁻⁻²। तो इस तरह से in this chapter we have read the unit of the epsilon zero and the dimension of the epsilon zero. Epsilon zero is a constant quantity. देखिए epsilon zero क्या होती है, it is a constant quantity for an vacuum, एयर के नहीं है, फॉर है वैक्यूम के लिए ये है। तो जहाँ निर्वात होगा वहाँ पर एप्सिलॉन जीरो लगेगा, और C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ द स्फीयर पर डिपेंड करता है। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अभी तो हम देखिए इसका हम सबसे पहले आपको बता ही दिए कि देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, उसी कॉन्सेप्ट से आप पूरा चैप्टर समझेंगे और फार्मूला याद रखेंगे। तो देखिए अब हम आपको इस चैप्टर के, अभी हम आप पूरा वीडियो देखें, इसके चैप्टर के अंत में आपको हम नए नए ट्रिक्स बताएंगे, इसी वीडियो में बता देंगे, लेकिन आप वीडियो पूरा देखते रहिए तब आपको पता चलेगा। चलिए अब अगला टॉपिक पर चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए किसी भी कंडक्टर को, जैसे मान लीजिए कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसको कहते हैं, इसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए जब भी इसको आप चार्ज करेंगे ना तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी।
एनर्जी कैसे बढ़ती है? जब चार्ज करेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो उसका वर्क डन आप करेंगे, वर्क डन जब करेंगे तो क्योंकि V डायरेक्ट इज इक्वल टू W अपान Q, जब कार्य करेंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट वर्क जो होता है, कार्य जो होता है वो ऊर्जा के प्रोपोर्शनल होता है। कार्य ही ऊर्जा, आप ये भी एक बात ध्यान रखिए, कार्य ही ऊर्जा है, वर्क इज द एनर्जी। तो जब आप कब कार्य करेंगे? जब एक दूसरे से देखिए रिलेटेड है, जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज देंगे तो उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी, जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसका वर्क डन होगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। तो जब ऊर्जा बढ़े, कार्य बढ़ेगा, कार्य होगा तो ऊर्जा होगी, और उसकी ऊर्जा क्या होगी उसको हम निकालने जा रहे हैं। किस तरह से निकालेंगे आप देख लीजिए। देखिए, आई नो दैट यू नो दैट द V इज इक्वल टू Q अपान C, अभी आपने जाना है, अभी फार्मूला से बताया है। और अगर सपोज दैट ब्रिंग इनफाइनिट स्मॉल चार्ज, अगर मान लीजिए छोटे से छोटे चार्ज को हम कंडक्टर को देते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा? देखिए डी डब्ल्यू भी, अभी आपको फार्मूला बता दें, V इज इक्वल टू W अपान Q, ये फार्मूला था। इसी को हम स्मॉल रूप में लिख सकते हैं, इसको DW अपान DQ, ये कर सकते हैं। तो अगर हम स्मॉल चार्ज किसी को देते हैं तो वर्क कितना होगा? देखिए स्मॉल चार्ज, तो DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू DQ हो जाएगा। तो ये स्मॉल वर्क किसने किया? स्मॉल वर्क जब किया तो देखिए उसमें क्या करना पड़ेगा? DW वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू DQ। अब देखिए V इंटू Q की जगह यहाँ पर आप V की जगह Q बाई C लिख सकते हैं, जो फार्मूला हमने बताया, Q बाई C इंटू DQ, Q बाई C। अब इसको पूरे इंटीग्रेशन में कर दीजिए, अब उसका पूरे इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो पूरे चार्ज के लिए तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू 1 अपान C, और कहाँ से कहाँ? 0 से, पूरा Q चार्ज आपने दिया है तो Q DQ, और इसमें DQ की वैल्यू रख दीजिए, DQ की वैल्यू रख देंगे तो आपको आ जाएगा 1 अपान 2 Q बाई स्क्वायर बाई C, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इसकी एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया? W ही कार्य है, कार्य ही एनर्जी है, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2 Q स्क्वायर बाई C हो जाएगा। अब देखिए जो ये फार्मूला निकला आपका, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर, Q इज इक्वल टू CV लिख दीजिएगा तो एक C कट जाएगा, तो इस तरह से आपको हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है इसकी एनर्जी हो गई। तो C इज इन फैरेड, अब यहाँ पर देखो C क्या है? फैरेड में है, Q क्या है? इसमें कूलाम में है, तो एनर्जी जूल में होगी। तो इस तरह से किसी भी कंडक्टर की एनर्जी, किसी भी कंडक्टर की एनर्जी जो कैपेसिटेंस कुछ कैपेसिटी रखता है चार्ज रखने की, तो इसकी एनर्जी दिस विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। जैसे आप अभी हम आपको बताए थे, दिस इज इक्वल टू, जैसे एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक तो एनर्जी होती है mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो ये फार्मूला और ये दोनों फार्मूला एक तरह से मैच करते हैं। यहाँ पर C क्या है? कैपेसिटी है, और V क्या है? पोटेंशियल है। तो इस तरह से आपको एनर्जी का फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखिए क्या बातें याद रखनी है और क्या चीज़ें आपको भूलना नहीं चाहिए। देखिए सबसे पहले तो वर्क डन इज आल्सो ए एनर्जी, अगर जहाँ काम होगा वहाँ ऊर्जा बिना काम हो ही नहीं सकता। तो जब आप U निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, वही वर्क डन भी होगा। एंड दिस इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, कैपेसिटेंस पर डिपेंड करेगा और उसके पोटेंशियल के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो देखिए आज बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताए इस वीडियो में, और अगर आप इस पूरे वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। फिर से हम आपको समरी के रूप में आपको जैसे याद रहे वो हम बताने जा रहे हैं, उसको याद है। सबसे पहले कैपेसिटेंस क्या होता है? तो कैपेसिटेंस के लिए आपको बताए C इज इक्वल टू Q बाई V होता है।
दूसरा फार्मूला हमने बताया उसका डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होते हैं, यूनिट किसकी होती है, फैरेड होती है। इसका डायमेंशनल फार्मूला हमने बता दिया। फिर उसके बाद हमने स्फेरिकल चार्ज की कैपेसिटी बताई। स्फेरिकल चार्ज की कैपेसिटी के लिए क्या फार्मूला हो गया, उसका फार्मूला जो हो गया C = 4πε0A, मतलब स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और इसकी लास्ट हमने एनर्जी बता दी, U क्या होता है, ½ CV²। तो C इसकी कैपेसिटी हो गई, V पोटेंशियल हो गया। तो प्यारे बच्चों देखो, ये पूरा चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट उसके डेरिवेशंस हैं, उसको हम ले करके आते हैं हर वीडियो में, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी लेके आते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा, क्योंकि देखिए जब आपकी अभी 12th क्लास में शुरुआत के चैप्टर्स हैं, अगर ये चैप्टर्स नहीं समझेंगे तो फिर आप पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन आंसर को। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे तो आप उसका कमेंट लिखिए क्या ऐसा आपको समझ में नहीं आया। दूसरी चीज़, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। और आपके लिए ये उपयोगी है या नहीं है, ये आपको इसके बारे में भी कमेंट में लिखिए, जिससे कि आपकी परेशानी हम समझ सके। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप टॉप करें, सबसे आगे बढ़ें, और कभी भी अपने को कमज़ोर ना समझे। उसका एक ही मूल मंत्र है, एक ही मूल मंत्र, मतलब उसका ट्रिक्स क्या है, उसकी ट्रिक्स यही है कि आप सबसे पहले चैप्टर को समझें। चैप्टर को समझने के बाद जो है आप उसके डेरिवेशन को समझिए। डेरिवेशन करने के बाद आप जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको करिए, और फिर उसके बाद आप जो है उससे संबंधित क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन मतलब उसके रिलेटेड जो, देखिए सभी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको करना, जो है कि हम अपने वीडियो में लेके आते ही आते हैं। और वो जो क्वेश्चन आप कर लेंगे, उसको दोहरा लेंगे, आप उसको वो करेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छे नंबर पाएंगे ही। तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से ही संबंधित, हर वीडियो से संबंधित एक वीडियो होता है। पिछले वीडियो में भी हमने बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, अगर आप उसे भी देखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर आपको और क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो जेईई में बैठने वाले स्टूडेंट हो या एनसीईआरटी बुक से तो हम क्वेश्चन लाते ही हैं, साथ ही साथ नीट की भी तैयारी करने वाले बच्चे इसको तैयार कर सकते हैं। और बोर्ड के सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आशा करते हैं आप नए वीडियो में फिर, आप अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको नया वीडियो फिर से मिल जाएगा, और कमेंट करेंगे तो उसका सलूशन भी हम आपको दे देंगे। धन्यवाद।